नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर हम आप सामने आमने सामने हैं और आज मैं आपको एंसर हिस्ट्री पढ़ाऊँगा जो हमारे अधिकारी वाला यूट्यूब चैनल के अचीवर्स बैच की एक श्रृंखला का हिस्सा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि किस हिसाब से सारी श्रृंखलाएँ बन रही हैं, कालों का विभाजन कैसे हुआ, इतिहास में आया कैसे, क्या चीज़ें हुई, ये सब बताया था कि आदिमानव का विकास कैसे हुआ और भी किस प्रकार से वो उसने आगे अपनी जीवन कोपार्जन को संभव बनाया, उसकी क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आज हम प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हम लोग कर लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। काल तो इनके बहुत से विभाजन किए गए हैं समय-समय पर। एक थॉमसन साहब थे, करीब 1836 में उन्होंने एक विभाजन किया था। वो डेनमार्क मुख्य संग्रहालय के अध्यक्ष थे पहले, जो डेनमार्क में एक संग्रहालय है तात्विकों का, वहाँ पे। तो उन्होंने इन कालों को विभाजित किया। जैसे प्रागैतिहासिक काल में विभाजित किया, कांस्य युग में विभाजित किया और लौह युग में। इन 3 कालों में उनको विभाजित किया, ठीक है? तो कभी क्वेश्चन आया कि डेनमार्क संग्रहालय के संस्थापक अध्यक्ष जो थे, उन्होंने किन-किन कालों में विभाजन किया या फिर काल का विभाजन किन आधारों पे हुआ? किसने किया या फिर पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल, कांस्य युग और लौह युग का में विभाजन किसने किया? तो जो थॉमसन या सीजे थॉमसन नाम है उनका, डेनमार्क के थे, डेनमार्क संग्रहालय के। तो ये उत्तर होगा उसका। शुरू करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में पहला है पुरापसाड़ काल। जब आदि मानव जब होमो सैपियंस श्रेणी में आया धीरे-धीरे, बनता गया, उसका विकास हुआ, जब उसने चारों पैरों के बल से खड़ा होना शुरू किया, अपने कमर को सीधा किया, तो उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया कि कैसे किस हिसाब से अपने शरीर का और मानसिक विकास हो। जैसे-जैसे मनुष्य सीधे-सीधे खड़ा होता गया, उसके मस्तिष्क का विकास होता गया। तो उसी श्रृंखला में पूरा प्रसार काल प्रारंभ हुआ। पूरा प्रसार काल वैसे तो काफ़ी पुराने से है, 70 लाख वर्ष पूर्व से स्टार्ट हुआ। लेकिन इसको हम लोग अगर देखेंगे तो साधारण शब्दों में अगर इसको देखा जाए तो इसके 3 भाग कर सकते हैं हम लोग पूरा प्रसार काल के भी। में एक आएगा निम्न प्रसार काल, एक आएगा मध्य प्रसार काल, एक आएगा उच्च प्रसार काल, पूरा प्रसार काल। ठीक? निम्न, मध्य और उच्च में। निम्न पूरा प्रसार काल, मध्य पूरा प्रसार काल और उच्च पूरा प्रसार काल। ठीक? इन कालों की विशेषता क्या थी? निम्न, मध्य और उच्च की। जब मनुष्य ने अपना काम शुरू किया इस धरती पे, तो धीरे-धीरे उसने तकनीकी की ओर झुकाव किया, प्रकृति से संबंध स्थापित किए अपने। जैसे आग की खोज की उसने कि आग का इस्तेमाल कैसे हो। उसने आग की खोज तो इस युग में कर ली थी, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानता था कि आग का इस्तेमाल सही किस प्रकार से हो। तो निम्न प्रसारण काल का युग अगर हम देखें, तो ये 70,000 वर्ष ईसा पूर्व या फिर बीसी या बिफोर कॉमन एरा, आप जो भी इसे मानना चाहें, ईसा पूर्व ही सही चलता है, तो ईसा पूर्व ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये 70,000 वर्ष पूर्व तक था, इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको लिख देते हैं हम लोग, मोटा-मोटा अगर देखा जाए तो 35 से 10,000 ईसा पूर्व चलता है, ठीक है? पूरा प्रसार काल। और ये 35 से 10,000 ईसा पूर्व जो है, ये मेनली फ़ोकस करता है उच्च पूरा प्रसार काल को। क्यों? क्योंकि इसी उच्च पूरा प्रसार काल में ही मानव का असल विकास हुआ। जिस हिसाब से उसने अपने कार्य किए, जैसे आग का इस्तेमाल, पहिए का इस्तेमाल, प्रकृति से अपने संबंधों का विकास और जो संस्कृतियाँ आई, जैसे चौपड़ चौबंद संस्कृति या हैंड एक्स संस्कृति आई, वो सब इसी में आई। तो 35 से 10,000 ईसा पूर्व कुछ पूरा प्रसार काल, इसके पूर्व मध्य पूरा प्रसार काल आ जाएगा। जैसे कि अगर इसको जानेंगे तो हम लोग 50 से 35 या 50 से 35 ईसा पूर्व कर लेते हैं। ईसा पूर्व 35 से 50, 50 से 30,000 ईसा पूर्व। इसी तरह ये
70 70 और 50 के मध्य में रहती हैं। तो इस डेट में कभी भी किसी से बहस ना की जाए, क्योंकि ये अलग-अलग पुस्तकों में या अलग-अलग जो पुरातत्वविद थे, उनके अध्ययन के हिसाब से अलग-अलग रहा। तो अब मध्यपाषाण काल का काल कब से शुरू हुआ? तो जब 35 से 10,000 ईसा पूर्व खत्म हुआ, समाप्त हुआ, जब मानव ने थोड़ी तरक्की की, तो उसके बाद ये आया 10 से 5,000 ईसा पूर्व। कहीं-कहीं से 10 से 6 ईसा पूर्व मिलता है, ठीक? तो कहीं-कहीं 10 से 6,000 ईसा पूर्व मिलता है। अब नवपाषाण काल। इस काल में मानव ने काफ़ी तरक्की कर ली थी। बस्तियों का विकास करने लगा था, रहन-सहन उसका चेंज हो गया था, औज़ार जो उपकरण यूज़ करते थे, उसमें चेंज हो गया था, उनके रहन-सहन में हो गया था। इसी काल में मेहरगढ़ में एक अन्नागार पाया गया है, ठीक है? नवपाषाण काल में ही। तो ये आ जाएगा 5 से 2,500 का पूर्व, ठीक? ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पुरापाषाण काल। अब पढ़ते हैं हम लोग पुरापाषाण काल। कुछ मेन चीज़ें ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि जैसा मैं जानता हूँ कि आप लोग पहले भी समीक्षा अधिकारी और दूसरे एग्ज़ाम दे चुके होंगे, और ये तो दोबारा री एग्ज़ाम है हमारे बैच का। तो दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, उस हिसाब से आपका रिवीजन, मेरा मानना है कि आपने रिवीजन किया होगा अपना। तो हम लोग उन महत्वपूर्ण चीज़ों पे ध्यान देंगे जो परीक्षा में आती ही हैं या महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए काफ़ी। ठीक। तो पूरा पसार का शुरू करते हैं, ये है 35 से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक। मोटा मोटा इसका 35 से 10,000 माना जाता है। तो जब निम्न पूरा प्रसार काल हुआ, तो संस्कृतियाँ विकसित हुई। मतलब जो हथिया जो औजार उपकरण आदि मानव ने यूज किए शुरुआत में, जैसे पत्थरों का यूज किया उन्होंने, कि तरह तरह के जो वहाँ पत्थर मिलते थे, उनको छीलना और उनका इस्तेमाल करना। जैसे हस्त कुठार का प्रयोग किया उन्होंने, या चॉपर चॉपिंग संस्कृति बोलते हैं। चॉपर चॉपिंग। ये उत्तर भारत की तरफ, उत्तर की तरफ विकसित हुई संस्कृति। इसी में बहुत सी चीज़ें मिली। हथियारों को कैसे इस्तेमाल किया, प्रारंभ में वो पत्थर फेंकता था सिर्फ, पेड़ से कुछ आम तोड़ना है या कुछ तोड़ना है, फल कंदमूल खाने के लिए। तो जिस हिसाब से उस प्रारंभिक संस्कृतियों में चॉपिंग संस्कृति आई। ये काफ़ी पुरानी संस्कृति है। इसकी जो अगर एज देखेंगे हम लोग, इसकी एज जो देखेंगे, तो ये 70 से 50,000 ईसा पूर्व के आसपास की है। ये 70,000 से 50,000 ईसा पूर्व के आसपास की, इसके भी पहले की। ये निम्न पुरापाषाण काल की है। इसकी इसी में संस्कृति आई, हस्त कुठार संस्कृति। हस्त कुठार, लोगों ने इसको नाम दे दिया संस्कृति, जहाँ जैसे इस्तेमाल हुआ है। जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब ही है कि पुरातात्विक स्रोत तो उपलब्ध हो गए, लेकिन इनके जो साहित्यिक स्रोत थे वो उपलब्ध नहीं हुए। तो साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं हुए, तो चीज़ें उनकी वो मिली नहीं। तो इनकी लिपि तो पढ़ी जा सकी नहीं, क्योंकि लिपि थी नहीं इनके पास उस समय। तो ये सिर्फ बोलचाल की भाषा या अपने कार्यों से व्यक्त करते थे चीज़ों को, जैसे उस समय पशु व्यक्त करता है इस। ठीक। तो हस्तकला संस्कृति जो थी ये दक्षिण भारत में आई। दक्षिण भारत, स्पेशली मद्रास जैसे इलाके में आई। मद्रास, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
जैसे मतलब मद्रास, तमिलनाडु, केरल के आसपास क्षेत्रों में ये संस्कृति विकसित हुई। ठीक। तो इनके बारे में इस संस्कृति, ये निम्न पुरापाषाण काल में इसको आप लोग अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, अगर चाहें तो। सुविधा के तौर पर कभी पूछ लिया जाए प्रश्न तो पुरापाषाण काल। ठीक। तो जिस हिसाब से संस्कृति बनी, हिसाब से काम है। ये जो पुरातत्व चीज़ें हैं उन्हीं से ही इनके लक्षण पता चले कि कैसे ये इस्तेमाल करते थे, कैसे रहन सहन था इनका। जैसे वहाँ पे एक पत्थर, जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, क्वार्टजाइट एक पत्थर होता है, तो उसका प्रयोग किया था। जैसे हड़प्पा में सेल खड़ी की मुहरों का प्रयोग हुआ है। सेल खड़ी उत्तर प्रदेश में होती है। क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया। क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया। ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब जो हैं इस संस्कृति से संबंधित हैं। ठीक। दूसरे पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। दूसरे पॉइंट का मतलब आप समझ जाइएगा, निम्न के बाद मध्यपुरा पाषाण काल की स्थिति में आ जाते हैं हम लोग। अब तक वो सिर्फ शिकार पर निर्भर था तो मनुष्य। ठीक। तो अगर चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे इतना पुराना है तो शिकार पर ही निर्भर होगा। तो अब आएगा मध्य पाषाण काल। इसमें इसने थोड़ी तरक्की की मनुष्य ने। पहले वो सिर्फ जो ज़मीन में पत्थर होते थे उनका प्रयोग करता था। फिर धीरे धीरे उसने घिसावट शुरू की पत्थरों की, मतलब अपने रक्षा करने के लिए जानवरों से, क्योंकि उस समय विशाल जानवर हुआ करते थे और उन विशाल जानवरों से रक्षा के लिए उन्होंने कुछ हथियार बनाना शुरू किए। जैसे एक हथियार होता है तछड़ी करके। तल्क उपकरण जिसे कहते हैं। तल्क तल्क उपकरण का प्रयोग किया। जैसे इसी काल में एक संस्कृति विकसित हुई जिसे हम लोग कहते हैं फलक संस्कृति। जो संस्कृति है ना, फलक। फलक का मतलब आप जानते हैं कि नहीं? फलक। ये फलक संस्कृति जो है पूरा पाषाण युग की संस्कृति है। फलक संस्कृति कैसी थी? जो हथियार बनते थे तो उसके आगे वो एक लगा देते थे, जैसे हथौड़ा जैसे होता ना, कुल्हाड़ी हो गई। कुल्हाड़ी जैसा ही एक था, एक डंडा, उसके आगे बांध दिया कुछ, तो फल बन गया, है ना। फलक संस्कृति इसलिए कहते हैं इसे। जंगली उत्पादों का संग्रह करने लगे फिर ये। निर्भरता शिकार पे थी इनकी पहले की तरह, लेकिन अब ये खाद्य संग्रह करने लगे। तो लिख सकते हैं जंगली उत्पादों का संग्रह प्रारंभ। जंगली उत्पादों का खाद का आविष्कार हो चुका था, लेकिन संभाल नहीं जानते थे। ठीक। तो इस युग में मेन विकास क्या हुआ? जंगली उत्पादों का संग्रह करना प्रारंभ किया। ठीक है। पहले क्या था? पहले वो सिर्फ और सिर्फ शिकार पर निर्भर करता था जीवन उसका। ठीक है, पहले वो शिकार पर निर्भर था।
केवल मात्र और मात्र निर्भरता किस पर थी? शिकार पर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जंगली उत्पादों का संग्रह करना प्रारंभ किया और शिकार पर भी निर्भरता बनी रही। ठीक है, शिकार पर भी निर्भरता बनी रही। शिकार निर्भरता बनी रही। ठीक, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्राचीनतम कलाकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जैसे उन्हीं के हथियार, जैसे फलक संस्कृति में कुछ संस्कृति है, ठीक है, संस्कृत नहीं है, कृति। ठीक, ये प्राप्त होती रही हैं। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदला, वहाँ की जैसे जोक्स में पढ़ा होगा आपने कि पृथ्वी पहले एक धकता गोला थी आग का। जैसे ठंडी हुई, वहाँ के मौसम में बदलाव हुआ। पहले बहुत गर्म थी, फिर बहुत ठंडी हुई, फिर इसी तरह धीरे धीरे प्रकृति जो है शुष्क होना प्रारंभ हुई, ड्राई। ठीक है, तो समय बदलता गया, मध्य प्रसार का युग जैसे जैसे आता गया पास में, उस हिसाब से संस्कृति जो थी, अब आ जाते हैं मध्य। काल कर देते हैं। ये सब जितने भी सन आएंगे पूरा प्रसार काल में, उनकी मोटी मोटी तिथि अगर जाननी है तो 70,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक आप मान सकते हैं। ठीक, मध्य पूरा प्रसार काल। अब इसमें क्या हुआ कि वायु जो थी शुष्क होना प्रारंभ हुई, मौसम परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, जलवायु जो हुई शुष्क हुई, वायु शुष्क। आदमी, मनुष्य था, उसको रहने के लिए और सुविधाजनक चीज़ें मिलने लगी। इस काल में आप देखेंगे कि जो गंगा और यमुना का क्षेत्र था भारत में, भारत में, तो उसमें संस्कृतियाँ विकसित हुई ही नहीं। जैसे देखा जाए तो गंगा यमुना दोआब, आब। अच्छा, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का स्थान, दो आब। ठीक, गंगा यमुना जहाँ बोला जाता है दो आब, तो गंगा और यमुना का बोल दिया गया, मतलब दो, गंगा और यमुना नदियों के बीच का स्थान जो है उसको दोआब कहते हैं। तो ठीक है, गंगा यमुना दोआब में एक क्षेत्र था, बेलन नदी घाटी, वहाँ एक नदी बनी, बेलन नदी घाटी। यहीं पे काफ़ी चीज़ें पाई गई हैं मध्यपुरा प्रसार काल की। इसी काल में मध्यपुरा प्रसार काल की चीज़ें पाई गई हैं, मध्य प्रसार काल की चीज़ें पाई गई हैं, नौ प्रसार काल की भी चीज़ें यहाँ पाई गई हैं। जैसे लिखैया है, लोधावाला है, ठीक है, महगरा एक जगह थी, वो सब यहीं पाई गई हैं। वही इलाका जो था गंगा यमुना की जगह प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़। ठीक, वो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग चाहे तो। और जो मिले हैं, चौपानी मांडू एक जगह थी, वो मिला है। एक स्थल मिला है महगरा। ठीक है, एक स्थल मिला है महगरा। कोल्ढीवा मिले एक जगह। कोल्ढीवा तो आपने नाम सुना ही होगा, वो काफ़ी पुराना ढीवा।
कोल्डिवा बोल देते हैं या कोल्डिवा है? कोल्डिवा बोलिए या कोल्डिवा, ठीक। कोल्डिवा या कोल्डिवा, ठीक। कोल्डिवा इस तरह मिले हैं। कोल्डिवा ही ऐसी नवपसार काल में एक जगह बनेगी जहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन के प्रथम साक्ष्य मिलेंगे आगे चलकर नवपसार काल में। यहीं पे अब हम लोग स्थल को दे लेते हैं। आड़ है। वायु शुष्क हुई, गंगा यमुना तो आप ले। अब इसमें कुछ क्षेत्र मिले हैं जगह जगह में, जैसे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं, महाराष्ट्र में कौन से क्षेत्र मिले हैं, मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र मिले हैं। क्षेत्र मिले हैं काफ़ी। तो अब उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो प्रतापगढ़ में कुछ क्षेत्र मिले हैं। प्रताप प्रतापगढ़ में कुछ क्षेत्र मिले हैं। प्रतापगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सराय नाहर एक जगह है। सराय नाहर, यहाँ पे काफ़ी साक्ष्य मिले हैं, आपने देखा होगा। सराय हर सहनाय सराय नाहर और महदहा। ये आपने देखे होंगे स्थल, सराय नाहर और महदहा क्षेत्र। सराय नाहर और महदहा में कुछ चीज़ें पाई गई हैं, स्थल पाए गए, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें निकली। स्थल का मतलब है कि कुछ चीज़ें मिली होंगी तभी स्थल ढूंढे गए। जैसे सराय नाहर में अगर देखा जाए तो स्थायी निवास के कुछ साक्ष्य मिले, प्रारंभिक स्थायी निवास के। अब मनुष्य जो था कुछ ऊपर झुग्गी बनाने लगा था, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग स्थायी निवास के प्रमाण मिले। तो इस बार प्रश्न आ जाए इसमें, स्थायी निवास के प्रमाण कहाँ मिले, तो मध्य पाषाण काल में मिले थे सराय नाहर क्षेत्र में स्थायी निवास। साक्ष्य, ठीक। सराय नाहर से स्थायी निवास के साक्ष्य मिले। महदह से ही एक कंठाहार प्राप्त हुआ है, गले में पहनते थे, हड्डियों का बना हुआ। कोई पशु मर गया या फिर कुछ हो गया तो एक कंठाहार प्राप्त हुआ है महदह से। हाँ, लिख देते हैं। महदह, महदह से अस्थि निर्मित है ना। अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी निर्मित, हड्डियों से निर्मित था तो अस्थि निर्मित, अस्थि निर्मित आभूषण प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न आया भी एक बार कि मदार से अस्थि निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। इस कहाँ से अस्थि निर्मित आभूषण प्राप्त किए गए हैं, तो वो महदहा है जगह, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ही। तो ब्रैकेट में कंठाहार लिख लेते हैं। ये कौन सा आभूषण प्राप्त हुआ तो ये भी पता होना चाहिए। तो कंठाहार बोलते हैं इसे हम लोग, गले में धारण करने वाला कंठाहार, ठीक है। आप चाहें तो नोट कर लीजिए। अब इसी में आगे है और भी हैं, जैसे एमपी, एक लेखैया क्षेत्र है, लेखैया विंध्याचल पर्वत के आसपास का क्षेत्र है। सर्वाधिक मानव कंकाल वहीं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक मानव
प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक हैया, है हैया, विंध्य क्षेत्र है उसके आसपास का, विंध्य क्षेत्र कर देते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, अब आप एक नाम सुनेंगे, भीमबेटका का, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से 2 स्थल प्राप्त हुए हैं, एक है भीमबेटका और एक है आदमगढ़। आदमगढ़, भीमबेटका। प्रश्नार्थक क्वेश्चन कभी-कभी पूछा जाता है कि मानव के साक्ष्य कहाँ सबसे पहले प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका में प्राप्त हुए हैं, प्रागैतिहासिक काल में। और कभी-कभी पूछा जाता है मध्य पाषाण काल में कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका में प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल का ही एक उपभाग है मध्य पाषाण काल, तो वहाँ भीमबेटका में प्राप्त हुए हैं, ठीक है? तो और हाँ, भीमबेटका की खोज किसने की? प्रश्न कभी-कभी आ सकता है ये वाला प्रश्न कि भीमबेटका स्थल की खोज किसने की? तो भीमबेटका स्थल की खोज ये मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, तो वहाँ पे भोपाल के आसपास इर्द गिर्द का क्षेत्र है, ये भोपाल के मान लीजिए भीमबेटका, ठीक। तो वी एस वाकंकर एक थे 1957 में, 1957 में वी एस वाकंकर ने खोजा। कुछ आकृतियाँ प्राप्त हुई इनको, वी एस वाकंकर को, जब जा रहे थे वहाँ पे, देखा इन्होंने चीज़ें हैं, कुछ मनुष्य की आकृतियाँ हैं, कुछ काम करते हुए आकृतियाँ हैं, तो उनको आधार बनाते हुए इन्होंने बताया कि भीमबेटका ऐसी स्थल बना, ठीक। और राजस्थान, राजस्थान भी देख लेते हैं। राजस्थान से एक बागौर है, राजस्थान, राजस्थान में बागौर एक जगह है, वहाँ बागौर में एक स्थल प्राप्त हुआ है, बागौर स्थल, बागौर या बागौर। यहाँ पे एक मूर्ति मिली है देवी की, एक महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो देवी की मूर्ति प्राप्त करते करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला है, बागौर से एक देवी मूर्ति मिली, देवी, मात देवी या फिर कह सकते हैं देवी की मूर्ति, देवी की, एक देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मध्य मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य पशुओं को पालतू बनाने लगा, परिवार की संकल्पना भी इस काल में धीरे धीरे आने लगी, व्यक्ति अपना करने लगा, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग चाहे तो इस युग में हाल में पशु के पशु के पालतू बनाए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पशु के पालतू
साक्ष्य प्राप्त प्राप्त ठीक है। युग में पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं नौ पसार काल में। नौ पसार काल सबसे बोरिंग चैप्टर लगता ही है ना। नौ पसार काल की तिथि थोड़ी अजीब टाइप की है। कुछ लोग 6000 ईसा वर्ष पूर्व से प्रारंभ करते हैं, कुछ लोग 5000 वर्ष ईसा पूर्व से प्रारंभ करते हैं। तो 1500 ईसा पूर्व का अंतर हर जगह मिलेगा आपको। तो लिख सकते हैं हम लोग 5 से 2500 ढाई ईसा पूर्व। ईसा पूर्व ठीक। इस युग में भी जलवायु और शुष्क होना प्रारंभ हुई। तो नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में क्या हुआ कि वायु जो जलवायु तो मौसम था और शुष्क होना प्रारंभ हुआ। काफ़ी अच्छा हो गया मौसम रहने के लिए। तो मौसम जो था मानव अनुकूल बना। मानव अनुकूल पहले से बेहतर हुआ। ठीक है। इस काल तक मौसम में तीव्र परिवर्तन नहीं होता था। पहले क्या था कि कुछ सालों बाद परिवर्तन होते थे, कुछ और परिवर्तन होते थे। तो मानव था मंतु प्रवृत्ति का हो गया। तो अब क्या हुआ कि मनुष्य जो था बसने लगा स्थायी निवास पे अपने, है ना। तो स्थायी निवास इसी काल में मिला मानव को। ठीक है। इसी काल में कृषि प्रारंभ हुई, खाद्यान्नों की, गेहूँ जौ ये सब चीज़ें उगना हुई। तो इसी प्रारंभ हुई। अब मनुष्य क्या था कि पहले से बेहतर शिकार करने लगा, धारदार हथियार बनाने लगा, नुकीले पत्थर से पत्थर को रगड़ के और नुकीले हथियार बनाने लगा। आग का आविष्कार हो चुका था। पहले मनुष्य क्या था, कच्चा मांस खा रहा था। कच्चा मांस खाने से जो जानवर के अंदर बीमारी होती थी उसके अंदर भी आती थी, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती थी। और मृत्यु का कारण पता नहीं चलता था। अब वो आग के आविष्कार के कारण उसे पकाने लगा, उसे पकाने लगा और खाने लगा। ठीक है। तो कृषि प्रारंभ हुई, स्थायी निवास परंपरा प्रारंभ हुई, शिकार के साथ साथ शिकार करने के साथ 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 परिवार की धारणा विकसित हुई। अब मनुष्य कुछ स्थानों पर रहने शिकार करने जाते थे, तो कुछ लोग घर पे रहते थे जो उनके बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे बच्चों को देखने के लिए। तो इस हिसाब से परिवार की धारणा भी
विकसित हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, कृषि प्रारंभ हुई, पशुपालन भी प्रारंभ हुआ, लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रारंभ हुई, पशुपालन हुआ। ठीक, अब मेहरगढ़ में एक अन्नागार मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़ से एक अन्नागार प्राप्त हुआ। एक अन्नागार। मेहरगढ़ से एक अन्नागार प्राप्त हुआ। तो अन्नागार प्राप्त होने का मतलब ही है कि अब इस युग में सामाजिक विभाजन की शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोगों का कुछ लोगों पर आधिपत्य वाला सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अन्नागार प्राप्त हुआ, इसका मतलब है कि अधिशेष उत्पादन पर कुछ लोगों का आधिपत्य प्रारंभ हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण प्रारंभ हुआ। ठीक है, अधिशेष उत्पादन पर, अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण की भावना विकसित हुई। नियंत्रण की भावना बनी, विकसित हुई, सब एक ही चीज़ें हैं। ठीक, नियंत्रण की भावना विकसित हुई। इसी युग में चीज़ें और हुई। क्या हुई बताते हैं। इसी युग में कहीं कहीं जैसे हड़प्पा काल में भी अभी हम पढ़ेंगे, लोथल में युग में समाधान के साक्ष्य मिले हैं, उसी तरह इस युग में भी युग में समाधान के साक्ष्य मिले हैं, जैसे बुर्ज होम से। बुर्ज होम, ये सब कश्मीर में है। बुर्ज होम एक जगह है, एक कश्मीर के आसपास इलाके में बुर्ज होम। बुर्ज होम से मनुष्य के साथ एक पशु को दफनाया गया, कुत्ते को। मनुष्य का पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता ही था। तो मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाया गया है। ठीक है, बुर्ज होम में मनुष्य को, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया, मनुष्य को कुत्ते के साथ नहीं दफनाया, गलत हो जाएगा। मनुष्य के साथ कुत्ते व अन्य खाद्य सामग्रियाँ, खाद्य सामग्रियों को आया गया। इस आधार पे स्पष्ट तो नहीं कहा जाता, लेकिन इनका मानना होगा कि व्यक्ति का जन्म हो सकता है कि वो जिंदा हो जाता होगा, या पता नहीं चलता होगा कि मरा है कि जिंदा, तो उसके साथ दफनाया गया। तो साक्ष्य मिले हैं, तो मान सकते हैं कि पुनर्जन्म की अवधारणा पर ये लोग विश्वास करने लगे थे कि राजा का पुनर्जन्म होगा, तो उसको अपनी प्रिय चीज़ जो होगी, प्रिय वस्तु दफनाने का उदाहरण था। ये मिस्र में, मेसोपोटामिया सभ्यता में भी देखा भी गया है। जो वहाँ मम्मीज बनाई जाती थी, वहाँ के, तो वहाँ पे जो मम्मी बनाई जाती थी, वहाँ पे हमने देखा होगा कि उनके साथ चीज़ें रखी जाती थी, बहुत सी उनकी खाने पीने की खाद्य सामग्रियाँ लेप लगाकर काफ़ी समय तक, जिससे कि उनका शरीर बना रहे और अच्छा रहे। तो पुनर्जन्म की अवधारणा के साक्ष्य मान लीजिए, पुनर्जन्म की अवधारणा विकसित हो गई थी। ठीक है, और इसी काल में हड्डी के औजार भी मिले हैं कुछ, मानव कंकाल तो मिले ही मिले हैं। तो बुर्ज होम और गुफा कराल एक जगह है, गुफा कराल, गुफा कराल, वहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो मृतभान प्राप्त हुए हैं कुछ, मिट्टी के बर्तन
मृद भांड, मतलब कि मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, मृद भांड मिले। एक कोल ढीवा एक जगह थी। ढी ढीवा, ढी ढीवा या कोल ढीवा। कोल्हे ढीवा एक स्तर प्राप्त हुआ वहाँ पे कोल ढीवा से। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, प्रश्न आता है कभी, तो कोल्हे ढीवा है, ठीक। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले। अब कुछ बचा तो है नहीं वैसे बताने के लिए उसमें क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो ये मेन मेन चीज़ें थी, अगर आप देखें तो, कि प्रागैतिहासिक काल के 3 खंडों में ये 3 खंड थे। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है वो संक्रमण युग है। उसमें आपको पुरापाषाण काल के भी लक्षण मिलेंगे और नवपाषाण काल के प्रारंभ के लक्षण मिलेंगे। पुरापाषाण काल के अंत के समय के लक्षण मिलेंगे और नवपाषाण काल के प्रारंभिक लक्षण भी मिलेंगे। तो मध्य पाषाण काल में कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी मिलेंगी आपको, ठीक। जैसे भीमबेटका गुफा तो पुरापाषाण काल में भी थी, होगी, है ना। भीमबेटका की खासियत है कि भीमबेटका क्यों कहते हैं इसे, तो ये माना जाता है वहाँ पे कि पांडवों जो थे अज्ञातवास के समय अपने उस गुफा में रुके थे, ठीक है। इसलिए इसको भीमबेटका कहते हैं, ठीक। ऐसा माना जाता है, हो भी सकता है। तो अब इससे विकास कैसे बना इसका, अब आप देख रहे हैं कि इसके बाद एक युग आएगा, महापाषाण युग। महापाषाण युग में क्या हुआ, बता देता हूँ मैं। एक युग आया महापाषाण युग, इसी के बाद नवपाषाण के बाद उसमें क्या हुआ कि लोगों के समाधि स्थल बनाए गए बड़े बड़े महापाषाण युग में। तो महापाषाण युग का संबंध समाधि स्थलों से है ना, तो लिख देते हैं। एक आया महापाषाण, तेलंगाना में अभी हाल ही में, अभी हाल में इसी 2024 के वर्ष 2024 में मार्च अप्रैल के मध्य में एक स्थल प्राप्त हुआ है, तेलंगाना में ही समाधि स्थल है। पत्थरों के संग्रह करते थे लोग, समाधि स्थल बनाते थे, तो समाधि स्थल प्राप्त हुए महापाषाण में है। समाधि स्थल, समाधि स्थल कैसे थे कि एक बड़े से ऐसे 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 बनाए हुए थे, पत्थर बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे। और उसके ऊपर बड़ा सा एक ये रखा हुआ है, पत्थर है बड़े बड़े ऐसे। तो ये समाधि स्थल बनाए गए हैं, इस तरह पत्थर पाए गए हैं, ये महापाषाण काल में शिष्ट पाए गए हैं, छोटे छोटे पत्थरों के बने हुए ढेर हैं। तो ऐसे स्थल पाए गए हैं महापाषाण में। समाधि स्थल समझ लीजिए मोटा मोटा। अभी हाल ही में तेलंगाना में पाया गया है, एक दो करंट का विषय है, आप पढ़ सकते हैं। तो अगर प्रश्न आए कि कहाँ पाया गया, तो अभी हाल ही में तेलंगाना में कोई जगह है वहाँ पे, गुंथूर कला ऐसे कुछ, ठीक है। तो मनुष्य का विकास कैसे हुआ, पहले वो घुमंतु था, ठीक। प्रागैतिहासिक काल के प्रारंभ स्तर में मनुष्य घुमंतु था, घूमता था, यायावर जीवन जीवन व्यतीत करता था, नोमैडिक। फिर उसके बाद उसने कृषि प्रारंभ की धीरे धीरे। कृषि के बाद उसने देखा, हम लोगों ने देखा स्थायी परिवार की संकल्पना आई, मध्य पाषाण काल में भी आई, फिर नवपाषाण काल में तो आई आई, ठीक है, पूरी तरह से स्थापित हो गई। फिर उसके बाद उसने जीवन शैली चेंज की अपनी,
फिर उसका समाज एक विकसित हुआ, फिर उसके बाद सभ्यता आई, तो वही हड़प्पा सभ्यता हो गई। ठीक। मेरा विचार है कि कुछ पर भी विचार कर लेना चाहिए। समय है वैसे मेरे पास। हम लोग आज कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं, इन्हीं से संबंधित जो मैंने आज हम लोगों ने पढ़ा है, इन्हीं को आधार बनाते हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कभी कभी परीक्षा में आए भी हैं और पूछे भी जा सकते हैं दोबारा। तो क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा, तो हम लोग प्रश्न कुछ देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, ताम्रास काल ताम्रप्रसारण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? आज भी हम लोग देखिए सोते हैं तो लोग कहते हैं ना कि दक्षिण की तरफ पैर नहीं करे जाते हैं ना। क्यों नहीं करे जाते हैं समझ सकते हैं, सर नहीं किया जाता है ऐसा बोलते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक। रखकर दफनाया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहले इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। हाँ। इसी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। नहीं नहीं नहीं। 5 शती ईस्वी में कोण के जेया का सिद्धांत ज्ञात था। हाँ। कोण के जेया का मान आ गया था आर्यभट्ट। 7 शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर देना है। अब बड़ा कठिन प्रश्न है ये। तो अभी हम लोगों ने पढ़े नहीं ये चीज़ें, लेकिन कोड की जेया इन सब के सिद्धांत आ चुके थे काफ़ी, तो उसका उत्तर हम लोग कर लेंगे सी। ठीक। 1, 3 और 4। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आह, अब आया पढ़ा हुआ। अध्ययनों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। देखिए, तो अध्ययनों की कृषि बताया था मैंने भी, कोल्डीवा में सर्वप्रथम खदान की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, धान की कृषि के। ठीक है। धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। धान की कृषि नहीं, धान की भूसी, जो धान का पेड़ होता है, उसके साक्ष्य मिले हैं। तो सर होगा नवपाषाण काल में। ठीक। नवपाषाण काल में था कोल्डीवा, है ना? तो चाहे तो आप लिख दीजिए कोल्डीवा, कोल्डीवा, कोल्डीवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उत्तरी पूर्व पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में? पशुपालन मध्य पाषाण काल में पढ़ा था हम लोगों ने भी। था पशुपालन का प्रारंभ। ये निचले मध्य ऊपरी क्या है ना, ये आप सोच रहे होंगे। तो ये पूरा पाषाण काल ही है। निचले मतलब निम्न, ये निम्न पूरा पाषाण काल है। मध्य है, और ये उच्च है। ठीक। तो कन्फ्यूजन ना होइएगा। निम्न पूरा पाषाण काल मतलब कि 70,000 ईसा वर्ष ईसा पूर्व तक। ठीक है, प्रारंभ से लेकर, जब से 30 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर मनुष्य का प्रारंभ हुआ तब तक। तो ये इसको कर लेते हैं हम लोग 70,000, 70 से 50,000 ईसा पूर्व तक। 70
4 वर्ष का पूर्व। मध्यपूरा प्रसार काल अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था सब। सॉरी। मध्यपूरा प्रसार काल में मध्य, तो 70 के बाद आएगा, तो ये काल जो है 50,000 से 70 से 35 कर सकते हैं इसे ना। 70 से 50 कर लेते हैं, 70 से 50 से 35 हजार का पूर्व। ठीक। कुछ पूरा प्रसार काल, तो ये हो जाएगा 35 से 10। मध्य पाषाण काल का युग तो आपने अभी देखा ही था, बाद देख रहे तुम लोग। तो मध्य पाषाण काल आ जाएगा इसके बाद, ये हो जाएगा 10 से 5,000 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक। ठीक। अगर एक तुम लोग निम्नलिखित में से फलक संस्कृति आ गई है ना, फल वाली संस्कृति। फल वाली संस्कृति ही फलक संस्कृति। फल क्या होता है, हथौड़े में जो लोहा लगा होता है वो उसका फल होता है। तो आदि मानव ने क्या किया, डंडा लिया, उस पर एक रस्सी से या फिर किसी धागे से उसे बांधा, वही फल बन गया पत्थर का। बड़े बड़े हथियार देखे होंगे आपने। एक मूवी आई थी काफ़ी पहले, 10,000 BC। 10,000 BC हॉलीवुड मूवी है, काफ़ी अच्छी है, उसे देखिए। उसमें संस्कृति के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया कि आदि मानव ने कैसे कैसे विकास किया। तो उसका उत्तर आप लोग जानते ही हैं, सब पढ़ा हुआ है अभी हम लोगों ने। हमने पूरा अलग संस्कृति, शुरुआत वाली संस्कृति थी, फल का विकास हुआ। ठीक। तो वन्य धान का प्रमाण मिला है। ठीक। तो मध्य प्रसार कालिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। वन्य धान पानी मंडो, सराय नहर और निखैया से तो प्राप्त हुआ नहीं है, जानते हैं आप भी। सराय नहर से आकृतियाँ मिली हैं, चीज़ें मिली हैं, लेकिन कभी नहीं मिला। ठीक है। तो चौपानी मंडो मध्य प्रसार कालिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है, चौपानी मंडो। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। प्राचीनतम कलाकृति, प्राचीनतम कलाकृतियों के प्रमाण जो मिले हैं, हम लोगों ने देखा था प्राचीनतम जो कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं वो हुई हैं कुछ पूर्व प्रसार काल से। ठीक। राय नाहर और महदहा संबंधित हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। राय नाहर और महदहा बिंद छेद तो हो ही नहीं सकते हैं, तो काट देते हैं पहले ही। राय नाहर क्योंकि एमपी मध्य प्रदेश में है, तो एमपी में तो है नहीं। तो गंगा घाटी मध्य पसार संस्कृति, गंगा घाटी नौ पसार संस्कृति। राय नाहर और महदहा संबंधित हैं मध्य पसार संस्कृति से। गंगा घाटी की बताया था कि बेला नदी घाटी के पास हैं। पहली बात तो दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों जो हैं ये प्रतापगढ़ में है। यूपी, बेला नदी घाटी के पास। ठीक। बेला नदी घाटी। ठीक। बेला नदी आ जाए कौन सी नदी? बेला नदी।
बेला नदी के अपोजिट हैं, बेला नदी के विपरीत, ठीक। बेला नदी के विपरीत पढ़ लेते हैं। विपरीत। बेला नदी के विपरीत हैं ये, अपोजिट बैंक में। दक्षिण भारत की वृहद पसार समाधियां संबंधित हैं। वृहद प्रसार सामग्रियां संबंधित हैं दक्षिण भारत की। कहाँ से? अभी हम लोगों ने पढ़ा था महाप्रसार काल, यही है ये। पूर्व प्रसार काल से नव प्रसार काल, ताम्र प्रसार काल और नव प्रसार काल से। तो ये लौह काल हो जाएगा, ठीक है। बृहद प्रसार संबंधियां लौह काल संबंधित है। तो ये मध्य प्रसार युग से ही है, लेकिन अगर देखा जाता है तो ये लौह काल के प्रारंभ का समय है, ठीक है। तो बृहद प्रसार समाधियाँ जो है महाप्रसार काल से संबंधित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम महाप्रसार जो होता है, महाप्रसार काल, ठीक, या लौह काल, ठीक, जो भी है, ठीक है, दोनों ही हैं। निम्न पूर्व प्रसार काल के मानव में, मतलब निम्न पूर्व प्रसार काल, पूरा प्रसार काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? वह पालिसदार कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था? नहीं। पालिसदार कुल्हाड़ी जो है वो नौ प्रसार काल या मध्य प्रसार काल के अंतिम और नौ प्रसार काल के प्रारंभिक समय में प्रारंभ हुई थी। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था? ये सही है, कोर उपकरण प्रयोग हुए हैं। कोर मतलब कि जो प्रारंभिक उपकरण थे उनके, जमीन में जो मिल गया उसी इसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो उत्तर भी यही होगा, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ठीक है। ये पालिसदार कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था, ये हम लोग कर सकते हैं मध्य प्रसार काल से। जब पालिसदार उपकरण औजार बने इनके, तो तभी से ही मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाने का प्रचलन किया, शुरू किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बृहद प्रसार स्मारकों की पहचान की गई है। ये देखिए, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, मंदिर के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बृहद प्रसार स्मारक मतलब कि महाप्रसार काल, ठीक है, या लौह युग, लौह काल से। तो सन्यासी गुफाओं के रूप में नहीं की गई ना मंदिर के रूप में, उस समय तो इनका प्रचलन ही नहीं था। ये क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो पहला हो जाएगा मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में, मतलब समाधि स्थल, ठीक। हाँ, लिख लेते हैं समाधि स्थल, समाधि स्थल, ठीक। दक्षिण भारत की महाप्रसारिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? तो अभी हम लोग ने पढ़ा था लौ काल से, ठीक। महाप्रसारिक समाधियाँ अभी है। राख का टीला निम्नलिखित किस नौ प्रसारिक स्थल से संबंधित है? दुधिहाल, सगन कल्लू, संगन कल्लू है, सगन कल्लू, कोल्डीवा और ब्रह्मगिरी। तो इसका उत्तर होगा संगन कल्लू। असम के शायद आसपास का क्षेत्र है ये, असोम के आसपास का। संगन कल्लू संबंधित है राख का टीला, ठीक है। राख के टीले किस क्षेत्र के नौ प्रसारिक संस्कृति से संबंधित हैं? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, कश्मीर। तो ये पूर्वी भारत होगा। ठीक। तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र है, तमिलनाडु के दक्षिण भारत। पूर्व प्रसार काल मानव का मुख्य धंधा था? कृषि, मिट्टी के बर्तन, पशुपालन, शिकार खेलना। पूर्व प्रसार काल में सिर्फ उसने दो ही काम किए हैं, शिकार करना, क्योंकि उसे और कुछ तो आता ही नहीं था। कृषि, मिट्टी के बर्तन, पशुपालन और शिकार। पशुपालन तो उसने मध्य प्रसार काल में प्रारंभ किया, ठीक है, ये मध्य प्रसार काल में हुआ।
मिट्टी के बर्तन बनाना मध्य मृद भांड, यही मृद भांड है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन मृद भांड। और कृषि भी, कृषि तो नौ पसार काल से ही संबंधित मानते हैं हम लोग से, पसार काल का। मिट्टी के बर्तन बनाना नौ पसार काल में भी जारी रहा, और मध्य पसार काल में भी। सिहावल एक पूरा स्थल है, सिहावल। सिहावल एक पूरा स्थल जो है, निम्न पूर्व प्रसार काल में, मध्य पूर्व प्रसार काल में, उच्च पूर्व प्रसार काल में, मध्य पूर्व प्रसार काल में, मध्य प्रसार काल में। सिहावल जो एक स्थल प्राप्त हुआ है काफ़ी पुराना स्थल है, और ये निम्न पूर्व प्रसार काल का ही स्थल माना जाएगा, ठीक है। सिहावल, सिहावल भी बोलते हैं कहेंगे, सिहावल, ठीक। हाँ। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? लंबवत, एक क्षैतिज होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक। संस्कृति के छेद विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के काल मापन का। तो लंबवत पुरातात्विक उत्खनन जो है, ये संस्कृति के काल मापन में ही यूज होता है, चाहे लंबवत हो चाहे हो, ठीक। अल्मोड़ा के निकट लखू उड्यार, अल्मोड़ा के निकट लखू उड्यार, लखू उड्यार जो है एक पसारकालीन स्थल है, पूरा पसारकालीन, ठीक है, तो पसारकालीन होगा, ठीक है। लखू उड्यार लाल रंग से कोयले की मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड का एक जिला है अल्मोड़ा, ठीक। तो अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में है, सबको पता ही होगा। तो अगर अल्मोड़ा यह है तो उत्तराखंड है ये, ठीक है। अगर आपका प्राचीन काल में आर्यों के जीवन और उपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्प, कर्म, व्यापार। कृषि, कृषि हो गया उसका तो सफल उत्तर है ये तो, हाँ। आर्य कृषि करते थे। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग में युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक, लिथिक, चालकोलिथिक, चाल, तो ये हो जाएगा ताम्र कॉपर एज, ताम्र प्रसार युग, ठीक। हड़प्पा सभ्यता भी इसी से संबंधित है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए गए हैं? भीमबेटका बताया था मैंने आपको अभी, भीमबेटका। इसकी खोज जो की थी, प्रसाद खोज की थी वी एस वाह कंकर ने 1957 में की, ठीक है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। काफ़ी अजीब अजीब चित्र हैं, ऐसे करके ऐसे चित्र हैं, या ऐसे चित्र हैं, और भी तरह तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं मनुष्य के रूप में, या ऐसे चित्र भी प्राप्त हुआ है, ऐसा करके ऐसा बना दिया ऐसे, इस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं। डॉलर का साइन थोड़ा ऑड हो जाएगा, डॉलर जैसा साइन नहीं है, डॉलर हटा देते हैं, ऐसे ऐसे प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई में निम्नलिखित मिलता है? बिहार, कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान। कश्मीर में ये चीज़ें ज़्यादा पाई गई हैं, ठीक है। कश्मीर में ही ये जगह पाई गई हैं। ये जगह अगर देखी जाए
एक तो गुफा कराल है, कराल। एक जगह है बुर्ज होम। नौ पसार कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम, गुफर कराल, ये देखो गुफर कराल आ गया, सही, और महागढ़ा। ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम और गुफर कराल। बुर्ज होम और गुफर कराल। ठीक। मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए हैं? गुफा कराल, बुर्ज होम, मारतंड और मेहरगढ़ में। तो बुर्ज होम में पशु को दफनाया गया है, ठीक, कश्मीर में। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास। तो हड़प्पा संस्कृति, मध्य गंगा घाटी संस्कृति, कश्मीर घाटी की नौ पसार संस्कृति। ठीक है। तो गर्त निवास, जमीन के नीचे निवास करते थे ये गुफा बनाकर। ये गुफर कराल भी जगह इसलिए नाम पड़ गया होगा। तो कश्मीर घाटी की नौ पसारिक संस्कृति है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम है, मस्किज कर्नाटक में है, यहाँ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है अशोक का, लघु शिलालेख। तो मस्की जो जगह है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में है। अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को अपनाया गया है? वही चीज़ है, बार बार आ गए कुछ, दो बार हो गया लगता है कुछ। ठीक। तो बुर्जहोम है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव पसार स्तर पर गेहूं व जौ की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं? मैंने बताया था पहले ही, मेहरगढ़ है इसका उत्तर। अन्नागार के साक्ष्य मिले, ठीक है। नहीं। ठीक। बुर्जहोम के नौ पसार कालीन समाधानों मनुष्य के साथ, देखो, मनुष्य का पहला दोस्त था। ठीक। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पसार संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए क्या कह रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक पूरा स्थल से पसार संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के, ये मेहरगढ़ी है, ठीक है, कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनता प्रमाण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। कालीबंगा से एक जुता हुआ हल प्राप्त हुआ है, खेत, जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। अब कैसे प्राप्त हुआ ये तो समझ ही नहीं आता। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी, चिरांद, मेहरगढ़ और बुर्जहोम से। तो मेहरगढ़ है इसका उत्तर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से, फिर से आ गया। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न क्वेश्चन है ये सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी रिपीटेड आते हैं और हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो जितनी बार आंखों से गुजरे उतना अच्छा है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। दिखता चीज़ है, मेहरगढ़ से ही समझ।
ये उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, इसका मतलब स्थायी जीवन रहा होगा। जिन स्थलों पे कृषि के या पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पे अधिकतर स्थायी जीवन ही रहा होगा, तभी कृषि की गई। ठीक है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? गंगा घाटी में पूछा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लहुरा देव। ठीक। लहुरा देव जो गंगा घाटी में है, धान की खेती का प्रथम साक्ष्य यहीं से, प्राचीनतम प्रमाण। ठीक। मध्य पौराणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। सही है। ठीक है, आदमगढ़। ठीक है। आदमगढ़ कहाँ है, पता है ना आपको? ठीक। ये एमपी में है, आदमगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीन साक्ष्य। सही है, महाकौशल के उत्तरी बिहार। तो ये धान की खेती के प्रथम साक्ष्य मिले हैं विंध्य क्षेत्र से। ठीक। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? चावल। चावल की खेती वहीं पे होगी जहाँ आपको जल स्तर ज़्यादा अच्छा मिलेगा, वर्षा की मात्रा अच्छी होगी, या फिर नदियाँ होंगी। तो मध्य गंगा घाटी, बेलन घाटी, कोमल घाटी या बोलन घाटी। तो पहले बताया था आपको, बेलन घाटी है गंगा यमुना के मध्य का स्थान। हाँ। हाँ, यमुना के बीच है ये। ठीक है। बेलन घाटी कहाँ है? प्रतापगढ़ के पास है। हाँ, यमुना। हाँ, यमुना दोआब है। दोआब का मतलब ही होता है दो नदियों के बीच का स्थान, आब। अगला ऑप्शन है, उच्च पुरा पसाड़ युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बड़ा कठिन। मातृ देवी की मूर्ति भी बेलन घाटी से मिली है, एक सराय नहर से। ठीक। बेलन घाटी में कहाँ से प्राप्त हुई है? सराय नहर। सराय नहर से। ठीक। प्रतापगढ़। ठीक। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो ये भी बेलन घाटी है। ठीक है। ठीक। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? भीमबेटका, हथनौरा, रायनहर या दमदमा? मानव के रहने के साक्ष्य तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर जीवाश्म पूछा जाए उसका, प्राचीनतम जीवाश्म हथनौरा से प्राप्त हुआ है। ठीक। हथनौरा, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, सबसे पहले उसने कौन सी खेती की थी? गेहूँ की कि जौ की? जौ।
निम्नलिखित में से किस मध्य पसाड़िक स्तर से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? मैंने बताया था आपको। मैदाह से प्राप्त हुए हैं। मैदा कहाँ है? सायनाहर जगह में है, प्रतापगढ़ में, यूपी के। ठीक है, ऐसा इसको आप याद रखिएगा। और होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये हथनोरा से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अभी प्रश्न आया था ना कि प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिला है, वो यहीं से प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी में हथनोरा से। ठीक। हेलन घाटी बांस घाट नहीं है। ठीक है, नर्मदा घाटी में हथनोरा एमपी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य प्रसार काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण सरायनहर, अभी हम लोगों ने किया था। ठीक है, ठीक। हड्डी से निर्मित आभूषण महदाह से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महदाह से प्राप्त हुए हैं। सही आ गया। आगे, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दमदमा, सरायनहर, मैदाह। तो दमदमा से। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ प्राप्त हुए हैं? एक ही कब्र से चार मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा वॉल्यूम की दिक्कत आ गई थी, तो देखते हैं। मतलब कालपी बता रहा था मैं। तो कालपी जो है इसका अपवाद है। ठीक है, उत्तर भारत में जो मानव बस्ती का साक्ष्य मिला है सिर्फ कालपी में मिला है। बाकी जितनी भी मानव बस्तियों को साक्ष्य मिले हैं वो सब दक्षिण भारत में ही मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लधेरी एक परावर्ती परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। परवर्ती मतलब बाद का। तो ये पंजाब में है। ठीक है, दधेरी पंजाब। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लिखैया से प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक मानव कंकाल लिखैया। अगला है, गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नौ में या लाल किला में? तो अहिछत्र में, नोह में, लाल किला तो हो ही नहीं सकता उसमें, तो मतलब जगह नहीं थी ये। नोह में भी नहीं है। अहिछत्र कंपली के क्षेत्र आसपास का इलाका है, तो वो भी नहीं है। तो हस्तिनापुर में, ये अपने हरियाणा के आसपास या मेरठ के आसपास का क्षेत्र है हस्तिनापुर, वहाँ पे प्राप्त हुआ है ये गैरिक मृतभांड पात्र, OCP। ठीक। मृतभांड भी दो तरह के हैं, एक लाल है, एक पत्थरों के रूप में, एक लाल धसवा पत्थर के रूप में गैरिक मृतभांड है। तो वो अलग अलग हैं। जैसे लाल जो है हड़प्पा संबंधित है, गैरिक जो है वो आर्यो संबंधित है, ऐसे है। ठीक। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली एक महाराष्ट्र में स्थल है। ठीक। नवदा टोली महाराष्ट्र में अवस्थित है, जहाँ तक है मेरा तो यही मानना है। नहीं, महाराष्ट्र में नहीं है, ये MP में है नवदा टोली। ठीक है, ये MP नवदा टोली MP में एक स्थल है। और नवदा टोली की खासियत ये है कि ये सबसे बड़ा पसाड़कालीन स्थल भी पूरा पसाड़कालीन स्थल है। DH सांकलिया एक थे, सांकलिया साहब, उन्होंने इसका सर्वेक्षण किया था, ASI के थे। तो सबसे विस्तृत ताम प्रसाड़कालिक स्थल है नवदा टोली। तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सबसे विस्तृत नवदा टोली। ठीक है, सबसे विस्तृत ताम्र पसाड़कालीन स्थल है। ठीक है, ताम्र पसाड़कालीन स्थल है। और इसका उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन किसने किया था?
उत्खनन किया था, खनन किया था सांकलिया ने। एक थे श्रीमान सांकलिया, D H सांकलिया इनका नाम था, डी सांकलिया कह सकते हैं हम लोग, डी सांकलिया, सांकलिया, ठीक। डी सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। ओके, तो ये समाप्त हुआ क्लास आपकी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इस क्लास में हमने क्या किया कि थोड़ा पूरा प्रसार के बारे में, नव प्रसार के बारे में, मध्य प्रसार के बारे में जाना और उसके कुछ प्रश्नों को हल किया। इसी तरह आगे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कंटिन्यू, जिससे कि हमारी क्लास भी होती जाएगी और जो प्रश्न हैं पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना रखते हैं या फिर महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वो भी इसमें कंप्लीट करा दिए जाएंगे, जिससे कि रिविजन के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी प्रश्नों की होती रहेगी। तो कुछ उत्तर जब आपको पसंद आते हैं तो उसको आप देखिए, और हमारे इस जो अधिकारी वाला बैच का अचीवर्स बैच है, इसको आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।